जैसे जैसे नीट का एग्जाम करीब आ रहा है तुम सबका डर बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट समथिंग आई कैन सी ऑन योर फेसेस। ठीक है। लेकिन एग्जाम को ऑब्वियसली पार्ट बाय पार्ट ही अचीव करना सही रहता है। तो विद टाइम क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ये थोड़ा सिलेबस इनसिक्योरिटी अच्छी चीज़ नहीं है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। तो आज जो करना है, आज जो पढ़ना है, उस पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो चाहे कोचिंग आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को एक दिन में के लिए बोल भी रही हो, डज नॉट मैटर, पढ़ना चाहिए तीनों सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली डे फॉर आई डोंट नो एनिमल किंगडम। ऐसा नहीं होना चाहिए। डे शुड बी डिवाइडेड इनटू एनिमल किंगडम, केमिकल बॉन्डिंग, एज वेल एज रोटेशनल मोशन। सो डे को तीनों में डिवाइड करना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, वो हेल्दी नहीं। तो मेरे हिसाब से एग्जाम करीब आ रहा है, तो बहुत से मैं देख रहा हूँ मॉडल ऐसे बोल रहे हैं लोग कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, एग्जाम आप एक दिन में एक का दो, रिवाइज करो एक दिन में, दैट इज डिफरेंट, मगर पढ़ो एक दिन में एक, आई डोंट थिंक दैट इज टू गुड। ठीक है। सो एट अ सेल्फ स्टडी लेवल डिवाइड योर टाइम इनटू ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। किसी एक सब्जेक्ट को डिस्टेंस करना ये अच्छा हेल्दी नहीं है। दिस इज माय सजेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 12 है, एंड लेक्चर 12 में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टुडे आवर एम्फेसिस इज गोइंग टू बी डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया एमबीआई में। एमबीआई में पढ़ लिया, क्या बोलते हैं उसको, रिसेंटली हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। उसके साथ पढ़ लिया कि डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ठीक है। सो अभी हम लोग इस चैप्टर के हार्ट में एंटर कर रहे हैं, अबाउट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब जो डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, इसको अटैक करना बहुत ज़रूरी है। इसको यू कैन नॉट टेक सम इट लाइटली। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना ज़रूरी है। अभी तक ये चैप्टर उतना मॉलिक्यूलर था ही नहीं। ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर तो अभी हो रहा है। अर्लियर इट वाज मोर हिस्टोरिकल, मोर फिलोसॉफिकल, नाउ इट हैज़ बिकम रिडक्शनिस्ट। अभी किसकी बात करेंगे हम लोग? डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विजुअलाइजेशन, एबिलिटी टू थिंक इन योर माइंड, पिक्चर इन योर माइंड व्हाट इज गोइंग ऑन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी हो रहा है उसको दिमाग में विजुअलाइज करना ज़रूरी है। रेप्लिकेशन को विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी क्यों आती है? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे पिक्चर के फॉर्म में समझते हैं। लाइक इमेजिनिंग पिक्चर इन योर माइंड इज इजी, बट एक्चुअली रेप्लिकेशन तो प्रोसेस है ना, कोई स्टेट तो नहीं है ना। इसका मतलब वो डायनामिकल पिक्चर, मतलब एक मूवी इमेजिन करना दिमाग में ज़रूरी है। ठीक है। सो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं रेप्लिकेशन मॉडल को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज का अपना टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। और अभी जब मैं डीएनए बोल रहा हूं तो मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, वही जिसको हम लोग बोल रहे थे बी डीएनए। हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज डबल हेलिक्स। उसका डायमीटर कितना था? 2 नैनोमीटर। उसकी पिच कितनी थी? हाँ, तो आप लोगों ने देखा वो सारी चीजें, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। सो नाउ वी कम टू हाउ डज इट रेप्लिकेट। एक से अपना रेप्लिका कैसे बनाता है। ठीक है। सो सबसे पहला जो की पॉइंट है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एबिलिटी टू रेप्लिकेट कहां से आती है। ऐसा क्या है डीएनए के पास कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है। सो उसका टेक्निकल आंसर क्या है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मतलब ए बेस पेयर्स विद टी, जी बेस पेयर्स विद सी। ये जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, इट इज नॉट जस्ट बेस पेयरिंग, इट इज स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। मतलब ए टी के साथ ही, जी सी के साथ ही, ये जो है डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट comes from ability to replicate comes from any guesses? Complementarity comes from complementarity. कॉम्प्लिमेंटॅरिटी म्हणजे काय आहे? स्पेसिफिक बेस पेअरिंग, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ठीक है।
बहुत तरह के डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल इमेजिन किए जा सकते हैं कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता होगा, लेकिन 3 मॉडल जो है उस समय कंटेम्परेरी 3 मॉडल साइंटिस्ट के थॉट में थे। ठीक है, सो पहला मॉडल कौन सा मॉडल है? कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझ के ही नेचुरली हम लोग रेप्लिकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा मॉडल कौन सा जो साइंटिस्ट के दिमाग में था, वो कौन सा था? डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और लास्ट में तीसरा वाला जो करेक्ट वाला है वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव, और एज आई कॉल इट सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, तो तीसरा मॉडल कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, अब ये जो 3 मॉडल हैं इसमें से जब पहले मॉडल जब दिया गया तो ये तीनों ही साइंटिस्ट के थॉट में थे, मे बी दिस इज करेक्ट, मे बी दैट इज करेक्ट, मे बी दैट इज करेक्ट। ठीक है ना, वो तीनों ही दिमाग में थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने किसको फेवर किया? कौन से मॉडल को? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक ने फेवर किया। ठीक है, सो फेवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने इसका प्रूफ नहीं दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका प्रूफ नहीं दिया। इसका प्रूफ किसने दिया? हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट, वो इसका प्रूफ है इकोलाई में, मतलब प्रोकैरियोट्स में। और टेलर एक्सपेरिमेंट, वो इसका प्रूफ है यूकैरियोट्स में। ठीक है, विशिया फेबा बीन्स में। ठीक है ना, सो एनीवेज अभी इसको लेट अस कीप इट वेरी सिंपल, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता होगा, इसके 3 पॉसिबल कंजेक्चर्स थे अपने समय। ठीक है, व्हाट कुड बी द मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? पहला मॉडल जो कंजर्वेटिव मॉडल है वो ये बोलता था कि मान लो ओल्ड डीएनए येलो है और न्यू डीएनए व्हाइट है। सो वो मॉडल जो कंजर्वेटिव मॉडल है ऐसा बोलता था कि लेट अस से दिस इज आवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, दिस इज बिफोर रेप्लिकेशन। ठीक है, और होता क्या होगा कि जो ओल्ड जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एज इट इज दे रिमेन टुगेदर, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। ठीक है, और जो न्यू डबल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, वो इसी में से निकलते हैं, समहाउ निकलते हैं। तो ये कौन सा स्कीम है, ये कौन सा मॉडल है? फुल्ली कंजर्वेटिव, या लेट अस कॉल इट कंजर्वेटिव। ठीक है ना, सो कंजर्वेटिव मॉडल का जो की है वो क्या है कि बोथ न्यू स्ट्रैंड्स are present in new DNA, इसको हम लोग कौन सा मॉडल बोलते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो बदले ना, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव इन सोशियोलॉजिकल सेंस, जो बदले ना, पुराने जमाने के ख्याल रखने वाले, क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। तो सिमिलरली ये जो डीएनए जैसा पहला है वैसा बाद में है, बदला क्या नहीं, मतलब ओल्ड स्ट्रैंड्स गॉट अपार्ट और रिमेन टुगेदर टोटली, जैसा पहले है वैसा बाद में है। और ये क्या है? बेसिकली दिस इज पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है ना, सो कंजर्वेटिव मॉडल में 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओल्ड स्ट्रैंड्स आर पार्शियली कंजर्व या फुल्ली कंजर्व, दैट इज रिमेन टुगेदर टोटली, साथ रहते हैं, अलग नहीं हुए। तो ये कौन सा मॉडल है? कंजर्वेटिव मॉडल है, पहला मॉडल है। ठीक है, अच्छा, डीएनए और स्ट्रैंड्स में फर्क मालूम है ना? एक डीएनए मगर स्ट्रैंड्स 2 है। स्ट्रैंड किसको बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, और डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्ट्रैंड वाला है, 2 चेन वाला है। तो ये पहला वाला मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? कंजर्वेटिव। ये भी अपने समय में अपीलिंग मॉडल था, ऐसा होने में कोई ऐसा थ्योरेटिकल मिस्टेक नहीं, ऐसा भी हो सकता था। जो दूसरा मॉडल है वो दूसरा मॉडल कौन सा मॉडल था? इसका ठीक हाफ मॉडल फॉर द कंजर्वेटिव मॉडल, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। मैं डिस्पर्सिव को लास्ट में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव के जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा
हाँ, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो कंजर्वेटिव का आइडिया ये है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया ये है कि ये ओल्ड डीएनए है, ठीक है, और जो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये पिक्चर करो, ये ओल्ड डीएनए है और ये न्यू डीएनए है, ठीक है। सो न्यू डीएनए में क्या होगा कि एक स्ट्रैंड क्या रहेगा, कंप्लीटली न्यू, और एक स्ट्रैंड कैसा रहेगा, कंप्लीटली ओल्ड इफ यू लाइक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है ना। सो तो इसका लैंग्वेज क्या यूज करना, आई थिंक लैंग्वेज इज मेन, तो लैंग्वेज क्या यूज करना है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रिमेन टुगेदर या सेपरेट, अलग हो गया ना, ठीक है ना। सो ओल्ड स्ट्रैंड्स आर फुल्ली कंजर्व, यहां पे था मतलब रिमेन टुगेदर, यहां देखो ना पहले भी येलो येलो बाद में भी येलो येलो, ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है ना। सो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट, अलग हो गए, जुदा हो गए, ठीक है, सैड स्टोरी, ठीक है। और जो न्यू डीएनए बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड कंप्लीटली न्यू है व्हाइट, और एक स्ट्रैंड कंप्लीटली ओल्ड है, ठीक है ना। न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनएस हैव one strand completely new and one old strand, एक स्ट्रैंड ओल्ड है और एक स्ट्रैंड कंप्लीटली न्यू है। इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये फेवर किया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, थ्योरेटिकली, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको फेवर किया था, ठीक है। और लास्ट में कौन सा मॉडल आता है, डिस्पर्सिव। लास्ट में जो थर्ड मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। ऑब्वियसली डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मॉडल रॉन्ग है, करेक्ट कौन सा मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उस समय को समझने के लिए जरूरी है इसको एक बार देखना। सो डिस्पर्सिव मॉडल क्या बोलता है, डिस्पर्सिव मॉडल क्या बोलता है, ये है ओल्ड डीएनए, ठीक है, ये कंजर्व्ड होगा लेकिन पार्ट्स बाय पार्ट्स में कंजर्व होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि थोड़े दूर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा वाला हो, ओल्ड वाला हो, और थोड़े दूर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा वाला हो, न्यू वाला हो, ठीक है, पैचेस में, इस तरह से। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे में आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये ओल्ड डीएनए है, ये न्यू डीएनए है। अगर आप नोटिस करो तो ओल्ड स्ट्रैंड साथ में है, लेकिन न्यू डीएनए में न्यू रीजन्स भी हैं और ओल्ड डीएनए के पार्ट्स भी हैं। लेकिन इसमें एक बात और नोटिस करना कि जरूरी नहीं है कि इसमें ओल्ड डीएनए कंटेंट और न्यू डीएनए कंटेंट स्ट्रैंड्स में इक्वल हो। ऐसा हो सकता है कि इसमें इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि हाफ ऑफ डीएनए इज न्यू डीएनए एंड हाफ ऑफ डीएनए इज ओल्ड डीएनए, इट विल वैरी। डिस्पर्सिव क्या बोलता है कि बिखरा बिखरा, डिसऑर्डर, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव डज नॉट मीन्स एग्जैक्टली हाफ, डिस्पर्सिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, ठीक है ना, स्कैटर्ड। सो डिस्पर्सिव मॉडल को अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि जो ये न्यू डीएनए बन रहा है, बाय द वे दिस इज न्यू डीएनए, ऑफ कोर्स दिस इज न्यू डीएनए एंड दिस वन इज ओल्ड डीएनए, ठीक है। सो जो न्यू डीएनए बन रहा है इट कंटेन्स कंजर्व्ड ओल्ड डीएनए एंड न्यू स्ट्रैंड्स इन पैचेस। पैचेस आई थिंक मेन वर्ड है। ये देखो, ये एक स्टैटिक पैच है ओल्ड डीएनए का और ये एक स्टैटिक पैच है न्यू डीएनए का। पैचेस इज द मेन वर्ड, ठीक है ना। सो न्यू डीएनए कंटेन्स patches of new DNA contains patches of old DNA और वो ओल्ड डीएनए के पैचेस में स्ट्रैंड साथ में है तो कैसे हैं, कंजर्व, एंड
टोटली न्यू डीएनए, टोटली न्यू डीएनए। सो ये 3 मॉडल था। जो मॉडल सपोर्ट किया वॉटसन एंड क्रिक ने, वो कौन सा सपोर्ट किया? ऑफ कोर्स सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। सो इन दोनों को उतना थ्योरेटिकल सपोर्ट नहीं था। इस वाले को थ्योरेटिकल सपोर्ट किसका मिला? वॉटसन एंड क्रिक। तो फटाक से यहां लिख लेंगे कि नो थ्योरेटिकल सपोर्ट, उतना थ्योरेटिकल सपोर्ट नहीं था। और इस वाले को क्या लिखेंगे? थ्योरेटिकल सपोर्ट था, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? प्रूव्ड बाय, ठीक है। सो प्रूव्ड बाय में भी 2 क्लॉज आएगा, पहला किसमें? प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा किसमें? यूकैरियोट्स में। सो प्रूव्ड बाय प्रोकैरियोट्स में किसने प्रूव किया? मिचेल्सन एंड स्टाल, मिचेल्सन एंड स्टाल, 2 साइंटिस्ट ने, ठीक है। और यूकैरियोट्स में किसने प्रूव किया? यूकैरियोट्स में इसको किसने प्रूव किया? टेलर, ठीक है। टेलर, मराठी में बोलते शिंपी, ठीक है, टेलर, ठीक है, टेलर। और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, अकेले नहीं, एट एल, एट एल स्टैंड्स फॉर एंड अदर्स एंड कलीग्स। कुछ लोग कलीग्स को बोलते कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस, ठीक है। तो 3 तरह का मॉडल है डीएनए, प्रोबेबल मॉडल हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स वाज कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। शुरुआत से ही सपोर्ट किसको मिला? कौन से मॉडल को? सेमी कंजर्वेटिव, कि दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट, एंड ईच न्यू डीएनए हैज वन स्ट्रैंड विच इज टोटली पैरेंटल एंड वन स्ट्रैंड विच इज टोटली नॉवेल, ठीक है ना। इसको सपोर्ट मिलने का मेन रीजन क्या था? कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से ये मोर नेचुरल मॉडल था रेप्लिकेशन का, ठीक है ना। सो दिस इज मोर नेचुरल मॉडल, मतलब कॉमन सेंस मॉडल यही वाला है। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं लोग, लिंग्विस्टिक क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट नेचुरल मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये, ठीक है ना। शुरुआत से ही इसको लॉजिकल सपोर्ट इसको उतना नहीं है जितना इसको है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको समझने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रेक थ्रू द वॉल ऑफ हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स, फिर साइंटिस्ट ने और देखना शुरू किया, ठीक है। सो यहां पे स्कीम बनी है कौन से मॉडल की? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की, जिसमें आई थिंक दिस रेड डीएनए इज ओल्ड डीएनए, पेरेंटल डीएनए, और ये क्या बना है? न्यू डीएनए। और न्यू डीएनए में वन स्ट्रैंड कैसा है? ब्लू वाला कैसा है? न्यू, और वन स्ट्रैंड कैसा है? ओल्ड, ऐसा कुछ है ना, ठीक है ना। अभी हाँ, आगे देखते हैं, इसको समझते हैं पैराग्राफ को। वाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जब जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया रेप्लिकेशन का, किसने? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया ना डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। तो इमीडिएटली उनके दिमाग में क्या आया? स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए ऐसे रेप्लिकेट करता होगा। दिस वाज द मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो कैसे रेप्लिकेट करता होगा? उन्होंने देखो एग्जैक्ट कोटेशन लिखा है, दिस इज अ कोट। आई थिंक एनसीईआरटी में बहुत कम जगह डायरेक्ट कोट ऑन कोट मेंशन्ड है। सो दिस इज एग्जैक्टली देयर लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है, ये किसकी लैंग्वेज है? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। सो दिस इज लाइक होली स्क्रिप्चर इन साइंस। तो क्या लिखा हुआ है? इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, हम इस बात से अनजान नहीं है, ठीक है। दैट स्पेसिफिक पेयरिंग, मतलब डीएनए मध्ये काय आहे? कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। दैट स्पेसिफिक, देख रहे हो, कैन यू सी वॉटसन एंड क्रिक हैज कॉपीड योर टीचर। कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ऐसे बेस पेयरिंग तो किसी से किसी के साथ भी हो सकती है, बट स्पेसिफिक बेस पेयरिंग मींस कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ये हमारे सोच से दूर नहीं है कि जो डीएनए में स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, उसी के आधार पर हम, मेरे दिमाग में तो तुरंत ये आइडिया आ रहा है, पॉस्टुलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? कि डीएनए कैसे कॉपी करता होगा, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंटैरिटी के आधार पे क्या दिया? कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कौन सा वाला कॉपिंग मैकेनिज्म सपोर्ट किया?
सेमाई कंजर्वेटिव। सेमाई कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए सेपरेट, और सेपरेट क्यों हो रहा है, वाई दे आर गेटिंग सेपरेट, सेपरेट होने का कारण क्या है, क्योंकि एक किसका काम कर सके, टेम्पलेट का काम कर सके, न्यू स्ट्रैंड के बनने के लिए एक किसका काम कर सके, टेम्पलेट का। सो द क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन इज व्हाई दे आर सेपरेटिंग, तो रीजन क्या होगा, टू एक्ट एज टेम्पलेट। अब मैं दो बातें बोल रहा हूं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं इसलिए टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज रॉन्ग लॉजिक। टेम्पलेट का काम करना है इसलिए सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। सो आइडिया क्या है कि स्कीम ये सजेस्ट करती है कि जो दो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट, और हर स्ट्रैंड किसका काम करेगा, टेम्पलेट। किस लिए, न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए, और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा रहेगा, ओल्ड स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा। जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो जो पेरेंटल डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, उसमें एक स्ट्रैंड कैसा है, पेरेंटल, दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, न्यू, टोटली पेरेंटल, ठीक है। पैचेस में तो नहीं है, तो डिस्पर्सिव नहीं है, पूरा ओल्ड भी नहीं है, एक स्ट्रैंड ओल्ड है एक न्यू है, तो ये फुल्ली कंजर्व्ड है या सेमाई कंजर्वेटिव है, सेमाई कंजर्वेटिव मॉडल है। इसको सपोर्ट मिला, थ्योरेटिकल सपोर्ट, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किससे आया, प्रोकैरियोट्स में बेसेल्सन एंड स्टाल, और यूकैरियोट्स में टेलर एक्सपेरिमेंट। अभी बात करते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए रेप्लिकेशन में जो डिफरेंसेस है उन पे जरा कमेंट करना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट विद प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो दोनों में मेन डिफरेंस कहाँ कहाँ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो रेप्लिकेट करने से पहले जो ऑब्वियस है वो तो ये है समझना कि दोनों का डीएनए भी तो अलग है ना, बैक्टीरिया का डीएनए अलग है और यूकैरियोट्स का डीएनए अलग है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको फ्लैटन करके बनाया है, एक्चुअली ये कैसा होगा, ऐसा 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 होगा, बट इट विल बी सर्कुलर, यू नो, ऐसा होगा। तो मैंने इसको थोड़ा फ्लैटन करके ऐसा बनाया है, और ये यूकैरियोट का है। यूकैरियोट का डीएनए कैसा है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये किस में मिलता है, न्यूक्लियस में, मतलब यूकैरियोट्स में। और ये किस में मिलता है, ये किस में मिलता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाँ, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, ठीक है। और सुना होगा तुमने कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है जो सेल के अंदर कोई इवॉल्व हुआ है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और किस में मिलता है, प्लास्टिड्स में मिलता है, ठीक है। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो ये है और वो है। अब इन दोनों का रेप्लिकेशन स्कीम भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। सो ये प्रोकैरियोट का जो रेप्लिकेशन मॉडल होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन, और यूकैरियोट का जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, अगर डीएनए रेप्लिकेट करना है तो एक चीज का होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो एक डीएनए सीक्वेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे सवाल दिमाग में आने चाहिए कि यहीं से क्यों स्टार्ट होता है, तो सिंपल सा एक आंसर मैं दे सकता हूं, क्योंकि एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली हेलिकेज, वो किसको पहचानता है, ओराई साइट्स को। सो ओराई साइट्स आर इंडिस्पेंसेबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है, देयर हैज टू हैव ओराई साइट्स, क्योंकि वहीं पे क्या बाइंड करेगा, मशीनरी, एंजाइम्स, और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर ओराई साइट नहीं है तो सारे एंजाइम दे दो, सब दे दो, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। कैन आई गिव अ बैड एनालॉजी? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बच्चे को आप सब दे दो, नोटबुक दे दो, आईपैड दे दो, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस दे दो, तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं, अनलेस ही हिमसेल्फ इंट्रिंसिकली हैज द विल, ठीक है ना। तो वैसे ही एक डीएनए के सेगमेंट को, लेट अस से डीएनए का सेगमेंट है, इसको हम लोग सब कुछ दे दें, सारे एंजाइम दे दें, तो क्या ये रेप्लिकेट कर जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, जब तक इसके पास खुद क्या ना हो, ओराई, ठीक है। सो आप एक बात आप और देखो कि इसके पास भी ओराई होना चाहिए अगर ये रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। और यूकैरियोट के पास जो डीएनए है उसके पास भी क्या होने चाहिए, ओराई, ठीक है। एक और टेक्निकल सवाल,
बैक्टीरिया में तो मान लो एक ही सर्कुलर डीएनए है इन जनरल, लेकिन हम लोगों में एक ही ऐसे क्रोमोसोम होते हैं या बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं? बहुत सारे क्रोमोसोम। आई गेस एवरीवन एग्रीज कि अपने डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो अगर अपने पास 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना है, सो एटलीस्ट अपने पास कितने ओराई होने चाहिए? 46 ओराई होने चाहिए। बट इन रियलिटी वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ओराई, मगर एटलीस्ट मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 46, क्योंकि हर क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना है। सो पीस ऑफ डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट अनलेस देयर इज ओराई। प्रोकैरियोट्स में जनरली एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि उनके पास एक ही क्रोमोसोम या एक ही ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट का जीनोम एक डीएनए में नहीं होता, बहुत सारे क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना? तो मुझे बहुत कुछ लिखवाना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन। इसको भी मैं समझाऊंगा। और यूकैरियोट का रेप्लिकेशन कैसा होगा? लीनियर डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रोकैरियोट का डीएनए है और ये यूकैरियोट का डीएनए, दोनों का डीएनए अलग नेचर का है ना। एक के डीएनए में आप देखो एंड्स हैं, क्या है? एंड्स, मतलब डीएनए कैसा है? लीनियर। और जो दूसरे का डीएनए है उसमें एंड नहीं है, डीएनए कैसा है? सर्कुलर। तो इसका रेप्लिकेशन मॉडल भी सर्कुलर होगा और इसका रेप्लिकेशन मॉडल भी कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है। हाँ, रेप्लिकेशन को और समझने के लिए पहले क्या समझना जरूरी है? ओराई। ठीक है, तो ओराई क्या होता है पहले मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, ओराई, ओराई बेसिकली स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली बात, ओराई कहां है? क्या ओराई कोई प्रोटीन है या फिर ओराई डीएनए सीक्वेंस है? डीएनए सीक्वेंस है। तो ओराई क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए सीक्वेंस है। क्या ऐसे कोई भी डीएनए सीक्वेंस है या कुछ स्पेशल है? कुछ स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि रेप्लिकेशन के एंजाइम वहीं पे आके बाइंड करते हैं, इसलिए ओराई स्पेशल है। ठीक है ना? सो ओराई स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, वेयर मतलब जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तुरंत दिमाग में सवाल आना चाहिए, ओराई पे क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि एंजाइम्स किसको पहचानते हैं? ओराई। सो रेप्लिकेशन ओराई पे क्यों स्टार्ट होगा? व्हाई? बिकॉज रेप्लिकेशन मशीनरी recognizes ओराई साइट, ओराई साइट। रिकॉग्निशन मशीनरी मीन्स व्हाट? रेप्लिकेशन के एंजाइम्स। ठीक है, एक डीएनए जब तक ओराई ना हो तब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? अ पीस ऑफ डीएनए will replicate या fails to replicate? Fails to replicate if it lacks ओराई। मतलब एक डीएनए के पास एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? ओराई साइट, origin of replication. A piece of DNA fails to replicate if it lacks ओराई साइट even in presence of replication enzyme. एंजाइम से मतलब नहीं है, जब तक ओराई साइट ना हो तब तक एंजाइम कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, इवन डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता है जब तक पेशेंट के से उसको कंसेंट ना आ जाए। ठीक है ना? सो अ पीस ऑफ डीएनए फेल्स टू रेप्लिकेट इफ इट लैक्स ओराई। अगर ओराई नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। इवन इफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम्स मतलब डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमेरेज, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इवन इफ एंजाइम्स आर अवेलेबल। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि देखो बैक्टीरिया में बहुत सारी मल्टीपल क्रोमोसोम्स नहीं होती हैं। जैसे बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नंबर नहीं होता है, बैक्टीरिया में कॉपी नंबर हो सकता है, मगर क्रोमोसोम नंबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में होता है, अपने बॉडी में 46 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल में, हैप्लॉयड सेल में 23। तो बैक्टीरिया में कितनी ओराई होती है जनरली? एक, ठीक है ना, ठीक है। जितना न्यूक्लियोइड डीएनए होगा, कॉपी होगी, उतना ही ओराई होगा। क्रोमोसोम तो नहीं होती ना। जनरल मान लो अगर एक न्यूक्लियोइड डीएनए है तो एक ओराई होगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होते हैं, ठीक है। इवन एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल ओराई होते हैं, ठीक है ना। सो याद क्या रखना है कि बैक्टीरियल डीएनए हैज वन ओराई, बैक्टीरियल डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, उसके पास जनरली हैज अ सिंगल ओराई साइट, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट का डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक क्रोमोसोम में भी मल्टीपल ओराई होते हैं, ठीक है ना। एंड यूकैरियोटिक डीएनए हैज मल्टीपल ओराई साइट्स, यूकैरियोटिक डीएनए हैज मल्टीपल ओराई साइट्स, ठीक है। सो अभी तक आज के लेक्चर में हम सब ने क्या देखा? अभी तक आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल कैसे हैं। तो व्हेन वी से डीएनए वी मीन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट क्यों कर सकता है? क्योंकि डीएनए के पास क्या है? कॉम्प्लीमेंटारिटी। और सबसे नेचुरल मॉडल कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, इन विच पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ ओल्ड डीएनए सेपरेट and each new strand has one strand, each new DNA has one strand which is totally parental and one strand which is totally new। ये लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको सजेस्ट किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फेवर किसने किया? वॉटसन। बट थ्योरेटिकल प्रूफ या ऐसा बोलो एविडेंस कहाँ से आया? तो वो आया बैक्टीरिया में मिसेल्सन स्टाल और यूकैरियोट्स में टेलर एक्सपेरिमेंट। इनका सब्जेक्ट था बैक्टीरिया इकोलाई और इनका सब्जेक्ट था एक प्लांट विशिया फेबा, ठीक है ना। नेक्स्ट, दोनों में अंतर क्या है? बैक्टीरिया में और यूके दोनों में डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन उसका स्टाइल अलग है, ठीक है। यूकैरियोट्स में डीएनए क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है जो कि लीनियर होते हैं, तो इनका रेप्लिकेशन स्टाइल कैसा होगा इसको समझते हैं। इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्या बाइंड होता होगा? एंजाइम्स बाइंड होते होंगे, ठीक है, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता होगा, ठीक है। और जो नया डीएनए बनता होगा वो कुछ इस तरह से बनता होगा, ठीक है ना, इस तरह से बनता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर, कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्टाइल है वो अलग है, ठीक है। यहाँ का स्टाइल मैं बताता हूँ क्योंकि ये वाला समझना ज्यादा जरूरी है पहले। सो मान लो कि यहाँ पे ओराई पे क्या लगे? एंजाइम्स लगे, ठीक है। मगर इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ये जो ओराई साइट है, ये जो ओराई साइट है, यहाँ पे दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, विच आई एम ट्राइंग टू शो बाय इरेजिंग द ओल्ड डीएनए, ऐसा, ठीक है। तो देखो अभी जो मैंने बनाया है ये कौन सा डीएनए है? ओल्ड डीएनए। और अभी जो मैं बना रहा हूं ये कौन सा डीएनए होगा? न्यू डीएनए। जो मैं ब्लू से बना रहा हूं ये कौन सा डीएनए है? न्यू डीएनए, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ओराई से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? ओराई से स्टार्ट हुआ, और इधर की तरफ भी रेप्लिकेशन एक सिस्टम ले जा रहा है, और इधर की तरफ भी रेप्लिकेशन एक सिस्टम ले जा रहा है, ठीक है ना। यू कैन इमेजिन इट एज अ स्टिकर, कि एक स्टिकर लिया, उसको यहां से शुरू करके ऐसे रैप करेंगे, मतलब निकालेंगे, अनरैप करेंगे, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, आई डोंट नो। इसको यहां से करके ऐसे पील ऑफ करेंगे, ठीक है। सो दोनों तरफ क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। तो ये वाला जो रेप्लिकेशन है इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। और ये जो रेप्लिकेशन है ऑब्वियसली ये कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि ये ओल्ड स्टैंड पे एक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो यूकैरियोट्स में कैसा डीएनए रेप्लिकेशन है? यूनिडायरेक्शनल।
और टेक्निकली आप मुझे बता सकते हो कौन सा वाला फास्टर होगा, कौन सा वाला तेज होगा? टेक्निकली बाई डायरेक्शनल फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि इसमें देखो एक ही बार इतना डीएनए जा रहा है, लेकिन यहां पे देखो डबल स्ट्रैंड डीएनए दो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो टेक्निकली दिस इज ट्वाइस एज फास्ट एज दैट वन, ठीक है ना। तो ये वाला बाई डायरेक्शनल वाला कैसा है? फास्टर। और यूनिडायरेक्शनल वाला कैसा है? स्लोअर। सवाल ये है कि अगर शुरू ओराई पे हो रहा है तो खत्म कहां होगा? तो बैक्टीरिया में खत्म जहां होता है वो ओराई के अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं टर्माइनस ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अपोजिट क्या होता है? टर्माइनस ऑफ रेप्लिकेशन। और ऐसे शुरू होकर दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन प्रोसीड करता है। इवेंचुअली कुछ समय बाद क्या होगा? इवेंचुअली कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो ब्लू रिंग है ये अलग निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये जो व्हाइट रिंग है वो अलग निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। बोथ बीइंग डबल स्टैंड ऐसे अलग होके निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखो ये जो है ना, एक ब्लू के साथ एक व्हाइट होगा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है ना। अरे देखो ना, जब ये ऐसे रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है, सो एक ब्लू के साथ एक व्हाइट निकल रहा है ना। पीछे भी देखो एक ब्लू के साथ एक व्हाइट निकल रहा है ना, ठीक है। सो पीछे वाले में भी ऐसे और आगे वाले में भी इस तरह से निकलेगा, ठीक है। सो इस तरह से जब आप इमेजिन करो कि इसको आप पील ऑफ कर रहे हो, सो दो डीएनए निकलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। सो चाहे प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन हो वो भी सेमी कंजर्वेटिव है, चाहे यूकैरियोट का रेप्लिकेशन हो वो भी सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन अंतर क्या है कि प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर है और यूकैरियोट्स का लीनियर है। प्रोकैरियोट्स का बाई डायरेक्शनल है, यूकैरियोट्स का यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। इसको समझाने के लिए आई थिंक आई शुड शो यू सम इमेजेस, ठीक है। सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स, तो बहुत सारे इमेज मिल जाएगी अपने को देखने के लिए। आई थिंक दिस इज अ गुड वन, ठीक है। सो लुक एट दैट, यहां कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो ग्रे कलर का है, इज इट ग्रे? ये जो ग्रे कलर का है वो वाला कौन सा है? ओल्ड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। और ये जो स्काई ब्लू बन रहा है टर्कोइज, वो क्या है? न्यू डीएनए। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां से स्टार्ट हुआ तो ये क्या है? क्या है ये? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में खत्म हो रहा है तो ये क्या है? टर्माइनस ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां से स्टार्ट हुआ और इसको ऐसे खींचा तो मिल गया ना, एक से दो। नाउ इमेजिन इसको जब पूरा निकाल लेंगे तो एक क्या आ जाएगा? रिंग अलग और दूसरा रिंग अलग। जो दूसरा रिंग है वो पीछे वाला रिंग है, उसमें भी एक ओल्ड एक न्यू है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। और इस वाले में भी जो आगे निकाल, जो आगे से पील कर रहे हैं, उसमें भी दो है, एक ओल्ड एक न्यू, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, ये छुपा है एनसीईआरटी के डेटा में। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन ये एनसीईआरटी के डेटा में छुपा हुआ है। आई शुड शो यू दैट, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, ई कोलाई का जीनोम साइज कितना है? 4.6 मिलियन ना। तो ई कोलाई का जीनोम साइज कितना है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और रेप्लिकेशन टाइम कितना है? कितना मिनट? 20 मिनट या 18 मिनट? 18 मिनट, 18 मिनट। डीएनए रेप्लिकेशन टाइम कितना है? 18 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने को स्पीड मिल जाएगी बेस पेयर पर सेकेंड में, क्योंकि टोटल बेस पेयर ये है और ये क्या है? टाइम है। तो बेस पेयर पर सेकेंड में एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना, टोटल बेस पेयर अबाउट टोटल टाइम कंज्यूम, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। सो आप इससे इमेजिन करो कि इफेक्टिव स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, स्पीड ऑफ डीएनए। बाय द वे डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन कराता है, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी? 4.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 18। अगर सेकेंड में निकालना है तो मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन डू दिस बट आई ऑलरेडी नो द आंसर। सो इसकी वैल्यू किसके आसपास आएगी? 4250, लेट अस से अप्रोक्सीमेटली 4000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, लुक एट दैट। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने वही डेटा कोट किया है। एनसीईआरटी ने बोला है ई कोलाई के पास जीनोम साइज कितना है? 4.6 मिलियन 10⁶, ठीक है। और कितने टाइम में ये कंप्लीट करता है?
18 मिनट्स, और उसके बाद बोला है एवरेज रेट कितना है 2000। ये तो हाफ हो गया ना। जरा सोचो, अरे यहां पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 4000। यू कैन ट्राई, द आंसर विल कम क्लोज टू 4000, 4250। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बोला कि स्पीड ऑफ पॉलीमरेज कितनी है, स्पीड ऑफ पॉलीमरेज कितनी है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। देखो अगर 10% 5% इधर उधर होता समझ में आता है, तो एग्जैक्टली हाफ कर दिया ना, और हाफ किया भी तो एग्जैक्टली हाफ किया। वाई नॉट 1/3, वाई नॉट 1/5, हाफ क्यों किया? उसका रीजन समझ में आ रहा है कि एक नहीं दो पॉलीमरेज है, एक यहां पे है और दूसरा यहां पे है। ये वाला भी कैसे जा रहा है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, और ये वाला भी कैसे जा रहा है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। टोटल डीएनए कितना है 4.6 मिलियन, और ये दोनों मिलके कर रहे हैं 2000 2000, तो इफेक्टिव रिलेटिव कितना आ रहा है 4000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है ना। सो एक डीएनए पॉलीमरेज कहां से कहां तक काम करेगा, यहां से यहां तक, कितने मिनट में 18 मिनट में। कितना बेस पेयर कवर करेगा 4.6 मिलियन या 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन। और ये वाला भी क्या करेगा, यहां से शुरू करेगा, इतना कवर करेगा 18 मिनट में 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से। ये भी कितना कवर करेगा 2.3 मिलियन बेस पेयर इन 18 मिनट्स। ठीक है, लेकिन दोनों मिलके काम करें ना, बाई डायरेक्शनल है ना। सो क्योंकि दो रेप्लिकेशन मशीनरी इन्वॉल्व है, इसलिए रेप्लिकेशन कैसा है बाई डायरेक्शनल। कहीं पे भी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो डेटा है उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है। अब या तो आप ऐसा बोलो कि ये जो डेटा है डेटा गलत है, वामिक सर को कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। आई एम राउंडिंग इट टू थाउजेंड्स ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि ये 4000 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली 2000, दिस इज नॉनसेंस। 4000 इज नॉट अप्रोक्सीमेटली 2000, ठीक है ना। सो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इसमें कोई रियल वर्ल्ड वर्सेस थ्योरी का भी आर्गुमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है कि ये वाला दोनों का मिला के स्पीड है, दो पॉलीमरेज इन्वॉल्व है ना, बाई डायरेक्शनल है ना, और ये वाला एक पॉलीमरेज की स्पीड है। सो इट्स लाइक टू ट्रक्स अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, तो उनका रिलेटिव स्पीड सेम एंड पे जा रहे हैं ना, टर्माइनस की तरफ दोनों जा रहे हैं ना, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव का प्रूफ क्या है, मिचेल्सन-साल्स एक्सपेरिमेंट और टेलर एक्सपेरिमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन जो मॉडल है वो बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में अलग है। याद रखना इनके पॉलीमरेज भी अलग है। जो बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो रोमन लेटर से होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 से लेके डीएनए पॉलीमरेज 5। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया का होता है उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, रोमन न्यूमेरल से लिखते हैं। ठीक है, कहीं लिखा है डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 वाला मेन होता है एक्चुअली। तो वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया की पॉलीमरेजेस की। और जो यूकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज है वो मेनी टाइप्स का है, मतलब 5 से भी ज्यादा तरीके का है। ठीक है, और उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ग्रीक लेटर्स से लिखते हैं, ग्रीक लेटर्स से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एप्सिलॉन एटसेट्रा। ठीक है, किसके पास ज्यादा तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट। किसका डीएनए रेप्लिकेशन स्लो है, मोर कंट्रोल्ड है, यूकैरियोट। तो मुझे लगता है ऐसा होगा कि एक जगह 1-on-1 मुझे लिखवाना चाहिए, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। लेकिन याद रखना अपने सिलेबस में ज्यादा कौन सा वाला है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स को हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड नो द डिफरेंसेस। ठीक है ना, बेसिक डिफरेंसेस। सो एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कैसा होगा, ऑब्वियसली फास्टर। ठीक है,
और यहाँ पे कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, और ये कैसा है, स्लोअर। ठीक है, इसका कैसा है, सिंपल है। ठीक है, इसका कैसा है, मोर कॉम्प्लेक्स। आई थिंक मोर कॉम्प्लेक्स इज बेटर वर्ड, मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोकैरियोट, कंपेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स लेस टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और 1 से लेके 5 तक होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ 30 प्लस होते हैं एक्चुअली। सो मोर टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस, और उनका नंबर क्या होता है, ग्रीक लेटर्स, अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन, डेल्टा, व्हाटएवर। ठीक है, प्रोकैरियोट में कैसा मॉडल है, सर्कुलर मॉडल है, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, एक ओराई से, 1 ओराई टू टर्माइनस ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यूकैरियोट में डीएनए क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहां पे कैसा मॉडल है, लीनियर मॉडल है। क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, लीनियर मॉडल है। और जनरली यहां पे एक ओराई नहीं होता, कितने ओराई होते हैं, मल्टीपल ओराई। ठीक है, अब लास्ट में बोल देते हैं दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो ऑफ कोर्स दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारी है, तो 2 सिमिलरिटी मैं यहां लिखवाना चाहूंगा। तो फर्स्ट सिमिलरिटी दैट वी कुड साइट इज, ये भी कैसा है, सेमाई कंजर्वेटिव, और ये भी कैसा है, सेमाई कंजर्वेटिव। ठीक है, और दूसरी सिमिलरिटी मैं ये बोल सकता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन चाहे बैक्टीरिया का हो चाहे यूकैरियोट का हो, जब भी होता है तो पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का होता है। ऐसा नहीं होता कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का हो। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज ऑलवेज कंप्लीट। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है, इधर देखो, ऐसा नहीं है कि यहां तक हो और फिर अलग हो जाए, ऐसा नहीं है, होगा तो पूरे का होगा। सिमिलरली यहां पे भी रेप्लिकेशन होगा तो पूरे डीएनए का होगा, पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का नहीं होगा, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल का होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, इट्स लाइक ऑल और नन। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन से इसको, ये वाला भी कैसा है, ऑल और नन, और ये वाला भी कैसा है, ऑल और नन। ठीक है, सो आज के लेक्चर में, पहले लेक्चर में इतना ही। नाउ विल प्रोसीड विथ मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।